आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय रियासत। वाचनकर्ता अमित पांडे। रियासत 24 लाख वार्षिक आय की थी। 11 तोपों की सलामी और महाराजाधिराज को राजा का खिताब था। पूरे लवाजमे के साथ महाराज का नाम 2 लाइनों में समाता था। परंतु जब मैं उनके 5 अक्षर का नाम ही आपको नहीं बता रही हूं, तब उन लंबी और निरर्थक उपाधियों के वर्णन से ही क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अंग्रेज बहादुर की यही करामात थी। राजा रईस बड़ी बड़ी दावतें देते, बड़े बड़े चंदे देते और बदले में 2-3 अस्त व्यस्त अंग्रेजी शब्दों के पुछल्ले उनके नाम के आगे पीछे लग जाते थे। इन पुछल्लों को अपने नाम के आगे पीछे लगाने में ये राजा रईस उसी प्रकार खुश होते थे जिस प्रकार अपने कपड़ों में हीरे मोती टांक कर खुश होते थे। पर कुछ लाभ न इनसे था न उनसे। हास्यास्पद वे उनसे भी होते थे और इनसे भी, क्योंकि अंग्रेज जब चाहते उनके कान खींच सकते थे। उनकी स्थिति अंग्रेजों के पालतू कुत्तों से अधिक अच्छी न थी, क्योंकि उनकी सभी शानो शौकत, सारा ठाट बाट, सब कुछ सरकार अंग्रेज बहादुर की कृपा पर निर्भर था। वे उनकी कृपा ही के सहारे जीते, हीरे मोती जड़े कपड़े अंग पर पहनते और ABCD के अक्षरों की अस्त व्यस्त उपाधियां अपने नाम के आगे लगाकर इतराते थे। परंतु यह बात नहीं थी कि ये राजा रईस निर्गुण और निकम्मे ही होते थे। उनमें बहुत से दुर्लभ गुण भी होते थे, परंतु वे गुण किसी गिनती में न थे। इन्हीं राजा साहब को ले लीजिए। उनकी कुत्सा तो मैंने पहली रात ही देख ली थी, धीरे धीरे गुणों को भी देखा। बहुत बार उन गुणों से अभिभूत हो गई, बहुत बार आश्चर्यचकित। बहुधा मैं सोचती यह कितनी अद्भुत बात है। एक ही पुरुष में सुअर, सिंह, राजहंस अथवा देवता दानव के गुणों दोषों का समावेश है। पर मेरे सोचने से ही क्या होता था। जो वस्तु थी वह तो थी ही। यों रियासत थी दूसरे दर्जे की, पर उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी। घराना पुराना था, राजपूतों की खरी जाति थी। कभी यहाँ के पुरखों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं। वीरता के लिए यह घराना इतिहास प्रसिद्ध था। आज तो वीरता का नाम शेष न था। मैं नहीं कह सकती कि कभी महाराजाधिराज को तलवार म्यान से बाहर करने की नौबत आई होगी। हाँ, शिकार में बंदूक का प्रयोग वह करते थे। शिकार की बहादुरी की इनकी भी बड़ी बड़ी कहानियां मशहूर थीं। राजधानी में बहुत सी नई बातों का समावेश हो गया था। बिजली की रोशनी तो मेरे वहां आने पर आ गई थी, परंतु गली कूचों में अब भी मिट्टी के तेल की लालटेनें लगी थीं। खास खास सड़कें खूब चौड़ी, साफ, चमकदार थीं, पर गली कूचे बहुत गंदे थे। पानी का निकास उसमें था ही नहीं। लोग मुक्त भाव से गलियों में पेशाब करते, गंदगी फेंकते, और इससे भी अधिक यह कि वहां की सड़कों पर पशु स्वच्छंद विचरण करते रहते थे। कबूतरों के चुगने के लिए ठौर ठौर पर थान बने थे। उन्हें लोग मनोबाजरा डालकर चुगाते थे। उनकी समझ में यह एक धर्म का काम था। सड़क चौराहों पर हजारों कबूतरों को निर्भय स्वच्छंद बाजरा चुगते देखना वास्तव में चमत्कारित लगता था। महल खूब शानदार था। रंग महल तो सारा ही मकराने का बना था। शेष इमारतें भी कीमती पत्थर से बनी थीं। मैं जिस महल में उतारी गई थी वह छोटा सा तो था, पर सर्वाधिक आधुनिक साज सज्जा से सजा था। कीमती विलायती कालीन, बड़े बड़े मूल्यवान तैल चित्र, रंगीन बिल्लौर और कांच के फर्नीचर और भारी छाड़ फानूसों से सजा हुआ वह महल एक भव्य शोभा की खान बना हुआ था। यह महल इन्हीं वर्तमान महाराजा ने बनवाया था।
उसमें बिजली का प्रकाश, पंखे और दूसरे सब सुख साधन उपस्थित थे। महल के शेष भागों से वह एक प्रकार से पृथक था। रंग महल वर्तमान महाराज के दादा का बनवाया हुआ था। वह बहुत विशाल था। उसमें 7 खंड थे। महाराज के पिता उसे आधुनिक साज सज्जा से संवारने सजाने को विलायत से विशेषज्ञ साथ लाए थे, पर बनावट उस महल की थी पुराने जमाने की। कमरे अंधेरे, खिड़की रोशदानों से रहित और अनावश्यक रूप से बड़े तथा शानदार। बड़े बड़े चौक, बड़े बड़े दालान, बड़े बड़े मेहराब सर्वत्र थे। रंग महल वास्तव में प्राचीन राजशाही की एक यादगार था। उसके 7 खंडों में लगभग 100 से ऊपर कमरे थे, जो सभी आदमियों से भरे रहते थे। महल का सबसे शानदार कमरा दरबार हॉल था। वह सबसे बड़ा था। साल के 365 दिन वह खाली पड़ा रहता था। जब लाट साहब रियासत में आते या नए राजा की गद्दी नशीनी होती, तभी वह सजाया जाता था। यों दशहरे की नजर भेंट भी हॉल में ही ली जाती थी। उसके लिए कालीन, फर्श, कुर्सी, कोच सब पृथक थे। दशहरे का जलसा बाट का होता था। महाराज बैठते थे जरी की पोशाक पहनकर, हीरे मोतियों से सजकर, चांदी के तख्त पर, और खबास लोग उन पर चंवर डालते थे। भाट चारण विरद बखानते थे। सरकारी सेवक, कर्मचारी और प्रजा वर्ग नजर भेंट चढ़ाते थे। महाराजा सबको सिरोपा व इनाम इकराम देते थे। गाजे बाजे होते थे, रंडी भांड आते थे, गवैये और कलावंत बुलाए जाते थे। सबके नाच मुजरों की धूम रहती थी। फिर सवारी निकलती थी, हाथी सजाए जाते थे, तोपें छूटती थीं, भैंसे कटते थे, देवी की पूजा होती थी। रात भर शराब के दौर चलते थे। दशहरे का त्योहार वास्तव में एक खास जातीय उत्सव होता था, जिसमें रियासत के छोटे बड़े सभी दिल से भाग लेते थे। महाराज राजकाज में बहुत दखल नहीं दे पाते थे। सब काम राज्य के दीवान करते थे। दीवान उस समय एक मद्रासी सज्जन थे, जिन्हें सरकार बर्तानिया ने अपने यहां से भेजा था। रेजिडेंट साहब बहादुर ने रियासत की फिजूल खर्ची और इंतजाम का खलीता बड़े लाट साहब को भेजा था। उन्होंने जांच का हुक्म एजीजी को दिया था। एजीजी ने फलतः यह नया दीवान भेजा था। बूढ़े आदमी थे, नाम के लिए हिंदुस्तानी, पर काम में सब तरफ अंग्रेज। रियासत का प्रबंध उन्होंने कड़े हाथों से किया था। महाराजाधिराज तक उनसे भय खाते थे और उनकी कृपा कटाक्ष की कामना किया करते थे। वैसे दीवान साहब बड़े हंसमुख थे, पर मिलनसार बिल्कुल न थे। केवल कामसिर लोगों से मिलते और काम की ही बातें करते थे। अंग्रेज सरकार उनसे खुश थी। उनके हाथों में रियासत एक प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत में ही थी। महाराज को नियत राशि जेब खर्च को मिलती थी। उनकी रानियों पर दीवान बहुधा चश्मपोशी करते थे और उन्हें वह उनका व्यक्तिगत मामला मानते थे। जब तक उनके रियासत इंतजाम में खलल न पड़े, वह महाराज के कामों में दखल नहीं देते थे। इस पर राजा और दीवान में कौन स्वामी था, कौन अधीन, इसका पता ही न लगा। महाराजाधिराज भी इन बातों में खुश थे। रियासत के सब प्रबंधों के झंझटों से वह बरी थे और अपने रस रंग में स्वतंत्र। उनके रंग महल की रंगीनियों में कोई बाधा न आती थी। केवल इसी बार रेजिडेंट और दीवान को दखल देना पड़ा था। यदि वे ऐसा न करते तो दाता जरूर ही खून खराबा करते। कुंवरी ने भी इस अवसर पर असीम साहस का प्रदर्शन किया था। वह पर्दे की पुरानी परंपरा और रंग महल की मर्यादा का उल्लंघन करके बिना अन्नदाता की आज्ञा अनुमति के रेजिडेंट के बंगले पर जा धमकी थी, और यह उन्हीं के साहस का परिणाम था कि मामला सुलझ गया।
जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर को उन्होंने सुहाग रात की सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। महाराज ने स्वीकार किया था कि नशे की झोंक में वह गलती हो गई, पर कुंवरी ने गड़ी वाला किस्सा भी उन्हें सुना दिया। न जाने कहां से कैसे उन्हें सब बातों का राई रत्ती भेद लग गया था। जब सब बातें सुनाकर कुंवरी ने जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर से अपील की कि कोई पत्नी अपनी सुहागरात के दिन अपने पति का यह आचरण कैसे सहन कर सकती है, तब साहब ने कुंवरी का समर्थन किया। साहब की मेम साहिबा ने भी कुंवरी का पक्ष लिया, और जब कुंवरी ने यह दरख्वास्त की कि मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि महाराज मेरी मर्जी के विपरीत मेरे निकट न आने पाएं, तब रेजिडेंट साहब बहादुर ने उन्हें सहायता का वचन दिया और राजा से भी लिखवा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एजीजी और वाइसराय को भी बहुत सख्त नोट लिखा और इस बात पर भी जोर दिया कि चंपा को रंग महल से हटा दिया जाए। पर जब कुंवरी से कैफियत तलब की गई, तब उन्होंने साफ कह दिया कि चंपा के विरुद्ध उन्हें कुछ भी शिकायत नहीं है। अब राजधानी में घर घर कुंवरी के साहस और मेरे साथ राजा के संबंध की चर्चा हो रही थी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय रियासत। वाचनकर्ता अमित पांडे।